हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। मैं राजेंद्र सांखला। बच्चों, इस सेशन में हम कक्षा 9th की पुस्तक कृतिका भाग के अध्याय संख्या 2, जिनकी लेखिका का नाम है मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग जी ने यहाँ हमारी पाठ्य पुस्तक में उनके द्वारा एक संस्मरण लिखा गया है जो हमारी पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है, जिसका नाम है मेरे संग की औरतें। अब मेरे संग की औरतें, उनके साथ साथ जितनी भी औरतें, कहने का तात्पर्य उनकी माँ, उनकी दादी, उनकी नानी और साथ में उनकी 4 बहनें, और उनके बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया किस प्रकार से एक रूढ़िवादी परंपरा के अनुसार न रहकर खुद के परिवार में निजत्व को यानी स्वयं के जितने भी रहस्य होते हैं उनको छिपाते हुए उनको उन लीक से आगे बढ़कर किस प्रकार से एक औरत को जीना चाहिए, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से हमें समझाया है और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा समझ में आ भी गया होगा। तो बच्चों, इस सेशन में इसका मतलब जब आपको मेरे संग की औरतें संस्मरण समझ में आ गया तो इस सेशन में हम मेरे संग की औरतें से संबंधित अभ्यास प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चों, इस सेशन में हम लोग क्या देखने वाले हैं, मेरे संग की औरतें से संबंधित जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। अब यह आपको कब अच्छा सा समझ में आएगा और अच्छा महत्वपूर्ण भी होगा आपके लिए, कब? जब आप लोगों को मेरे संग की औरतें जो संस्मरण है, मूल जो पाठ है वह हमने जो पढ़ लिया है, वह यदि समझ में आ गया अच्छे से तो हमें अभ्यास प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मूल पाठ, मूल संस्मरण से पढ़ने से पहले भी हम लोगों ने जीवन परिचय पढ़ा, किनका? मृदुला गर्ग जी का, और साथ में इस संस्मरण का क्या पढ़ा? हमने सारांश में पढ़ा। यदि आप लोगों को दोनों वीडियो अच्छे से समझ में आ गई तो इसमें अब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और यह सब बच्चों हमारी किस पाठ्य पुस्तक में पढ़ने को मिलेगा? में कृतिका भाग 1। तो ध्यान रखना बच्चों, कक्षा 9th पुस्तक का नाम कृतिका भाग 1, अध्याय संख्या 2, और लेखिका का नाम क्या है? मृदुला गर्ग। अब आप लोगों से पूछ लिया जाए, मेरे संग की औरतें जो हमारी पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 1 में संकलित है, यह संस्मरण किसने लिखा? तो ध्यान रखना बच्चों, किसने लिखा? मृदुला गर्ग जी ने लिखा है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? मेरे संग की औरतें संबंधी जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं हमारे पाठ्य पुस्तक में, तो वो सारे के सारे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो नंबर 1 क्वेश्चन है बेटा आपके सामने उपस्थित हो चुका है, जल्दी से आप इसका आंसर अपने दिमाग में घुमा दो 10 सेकंड में। क्या प्रश्न है? लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी? यानी लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा नहीं, इसका तात्पर्य, इसका मतलब क्या हुआ कि नानी उनके समय में जीवित नहीं थी। कहने का तात्पर्य क्या है? लेखिका ने हमें बताया भी है कि मेरी नानी है वो मेरी माता जी की शादी से पहले ही उनका देहांत हो गया था, लेकिन माता पिता अर्थात माँ से, दादी से मैंने अपनी नानी के बारे में बहुत सारी बातें सुनी है, जिससे मैं उनके व्यक्तित्व से क्या है? प्रभावित। तो वो कौन सी बातें थी? आपको याद है कि वो एक घरेलू महिला, पर्दानशी औरत थी, और साथ में ही वो खुले ख्यालों की, आज़ाद मन की औरत भी थी, और साथ में ही वो कभी बाहर नहीं गई, लेकिन फिर भी उनके मन में, उनके हृदय में भारत की आज़ादी के प्रति जुनून था, अर्थात स्वतंत्रता सेनानी उन्हें अच्छे लगते थे। तो ये सभी बातें लेखिका को प्रभावित करती, किसकी? नानी की। ठीक है, तो देख लीजिए, लेखिका कौन? मृदुला गर्ग ने अपनी नानी को देखा नहीं था क्योंकि उनकी नानी की मृत्यु उनकी माँ की शादी से पहले हो गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी माँ से नानी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। हालांकि उनकी नानी अनपढ़ स्त्री थी, घर में पर्दा करती थी, यानी कि पर्दानशी औरत कह सकते हैं हम, पर्दानशी औरत, यानी कि ऐसी महिला, जो ऐसी स्त्री जो पर्दा करती है। उनका मन पूर्ण रूप से ममता से भरा हुआ था, अर्थात हम कह सकते हैं कि वो कैसी थी? उनकी ममता मई थी, परंतु वे एक स्वतंत्र व्यक्तित्व की धनी भी थी। उनके मन में आज़ादी की लड़ाई करने वालों के लिए विशेष आदर था, यानी कि आज़ादी उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। कहने का तात्पर्य क्या है कि आज़ादी से संबंधित उन्हें बहुत प्यार था। जो लोग स्वतंत्रता सेनानी थे, अर्थात भारत को आज़ाद कराने के लिए, जब वो भारत को आज़ाद कराने के लिए भारत के लिए शहीद हो गए, या जो स्वतंत्रता लड़ाई में अपने सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे, तो वे लोग उन्हें बहुत ही अच्छे भी लगते थे, उनके प्रति उनका आदर भी था।
वे देश की आज़ादी के लिए भी जुनून रखती थी, लेकिन उन्होंने कभी घर से बाहर कदम नहीं रखा था। फिर भी देखो उनमें आज़ादी कूट कूट कर भरी हुई थी। यही कारण था कि उन्होंने अपने पति के मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से निवेदन किया था कि उनकी पुत्री का विवाह तुम्हारे जैसे स्वतंत्रता सेनानी अर्थात तुम्हारी पसंद का होना चाहिए था। यानी देखो अपने पति को नहीं कह रही ये बात, जब वो एक दिन अपने पति से कहती है कि मुझे आपके दोस्त प्यारेलाल जी शर्मा से मिलना है, तो उसने सोचा कि जो औरत मुझसे उसके पति से अच्छे से बात नहीं की, आज उनसे क्या कहेगी। उन्हें भी अचंभित कर देती है जब वो सवाल जवाब न करके सीधे प्यारेलाल शर्मा जी के पास जाते हैं और उनको उनके सामने हाजिर कर देते हैं। तब कहती हैं क्या कि मेरी बेटी निवेदन किया था कि मेरी पुत्री यानी जो 15 वर्षीय पुत्री थी, जिनका नाम लिखेगा कि माँ के बारे में बात हो रही है, ध्यान रखना, तुम्हारे जैसे स्वतंत्रता सेनानी या तुम्हारी पसंद का होना चाहिए, मेरे पति की पसंद का नहीं होना चाहिए। अब देखो पति के सामने किसी को ऐसा कह दे तो पति की तो पछेती यानी कि इज्जत जब जो भी थी वो सब क्या हो जाती है, धराशायी हो जाती है। उनके पति अर्थात लेखिका के नाना जी विलायती ढंग से जीवन बसर करते थे, परंतु नानी उनके जीवन में कोई दखल नहीं दिया और ना ही साझेदारी की। बहुत सारे ऐसे नानी के व्यक्तित्व गुणों से लेखिका प्रभावित थी। यानी देखो लेखिका ने कभी नानी को देखा नहीं क्योंकि उनकी माँ की शादी से पहले उनकी मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उनकी माँ से नानी जी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, तो उनके व्यक्तित्व उनके गुणों से वे बहुत अधिक प्रभावित रही। सेकंड पर्सन हाजिर हो चुके आपके सामने, जल्दी से आंसर बता दीजिए। लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। यानी कि लेखिका की नानी जो है वो आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही, यानी कि लगभग इसका आंसर मैं पहले वाले पर्सन में जो उनके व्यक्तित्व गुण थे उनमें मैं बता चुका हूँ कि वो उन्होंने कभी सक्रिय रूप से भाग तो नहीं लिया राजनीति में या उसमें आंदोलनों में, सामाजिक आंदोलन या अपने देश को आज़ाद कराने के प्रति आंदोलनों में, लेकिन उनमें आज़ादी कूट कूट कर भरी हुई थी। तभी तो वो कहती हैं प्यारेलाल शर्मा जी से कि मुझे मेरी जो 15 वर्षीय पुत्री है अर्थात मृदुला गर्ग की माँ कि उनकी शादी आप जैसे स्वतंत्रता सेनानी से करनी है, मुझे आपकी पसंद का लड़का होना चाहिए, वो जो उसकी जिससे शादी हो, मेरे पति नहीं जो एक बाबूजी की तरह एक साहब की तरह रहते हैं, मुझे एक साहब दामाद नहीं चाहिए। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं लेखिका की नानी एक परंपरा का पालन करने वाली, अनपढ़ और पर्दा करने वाली अर्थात पर्दानशी औरत थी। उन्होंने आज़ादी के आंदोलन प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। कहने का तात्पर्य उन्होंने कभी भी, मैंने बताया ना कि उन्होंने किसी भी स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने सक्रिय रूप से भागीदारी नहीं निभाई थी, पर आज़ादी के आंदोलनों में उनका अप्रत्यक्ष योगदान अवश्य था। यानी प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं था लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो अवश्य योगदान करती थी, यानी कि अपने मन की जो भड़ास थी वो निकालती रहती थी। उन्हें आज़ादी से जितना प्रेम था उतना ही स्वतंत्रता सेनानियों से वो प्रेम करते थे। उनके मन में आज़ादी के प्रति जुनून था। जुनून यानी कि जब आदमी में जुनून होता है ना तो वह अपने कार्य करने की, जब किसी को ठान लेता है ना तो वह करके ही रहता है, फिर वो डरता नहीं है किसी से। तभी तो देखो कोई औरत जो पर्दानशी हो, जो जिन्होंने कभी अपने पति से मुंह उठाकर बात नहीं की हो, यानी कोई अपशब्द या कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया हो, फिर भी उनके सामने जब कह देती है कि मुझे आपके परम मित्र प्यारेलाल शर्मा जी से कुछ कहना है, उनसे बातें करनी है, तो आप सोचो कितने खुले स्वभाव की नानी थी वो, यानी कि खुले दिल की नानी थी। यानी उन्हें ऐसा डर नहीं लगता था कि सामने वाले से जब मैं ये बातें कह रही हूँ तो वो क्या सोचेगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। उनके मन में आज़ादी के प्रति जुनून था। उन्होंने अपने पति के मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से निवेदन किया था कि उनकी पुत्री का विवाह तुम्हारे जैसे स्वतंत्रता सेनानी अर्थात तुम्हारी पसंद का होना चाहिए, मेरे पति की पसंद का नहीं होना चाहिए था। यानी बेचारे नाना जी की तो इज्जत सब जो थी वो सब एकदम से क्या हो जाती है, धराशायी हो जाती है। आप लोगों को ऐसा नहीं सोचना है बिल्कुल भी। हाँ, जब भी ऐसा कुछ माहौल हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर हुआ भी ऐसा ही कि उनकी बेटी का विवाह आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने वाले उस लड़के से हो सका जिसे ICS
परीक्षा में पास यानी बैठने नहीं दिया था, यानी स्वतंत्रता आंदोलन भाग लेने के कारण वो जेल में चले गए थे। और फिर हुआ भी ऐसा ही कैसे कि उनकी बेटी का विवाह, जो उनकी नानी जी की जो सोच थी, प्यारेलाल शर्मा जी जो उन्होंने निवेदन किया था, वही हुआ कि आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने वाले उस लड़के से हो सका जिसे ICS परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया था। क्यों? इसी तरह उसकी नानी ने आज़ादी के आंदोलन में भागीदारी निभाई थी, यानी बैठने से रोक दिया था। क्यों? क्योंकि वो क्या था, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले, यानी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, जिससे अंग्रेज सरकारों ने ICS परीक्षा में बैठने नहीं दिया। यानी कि यह जब उच्च अधिकारी बन जाएगा तो हमारे से ऊपर सर पे बैठ जाएगा, तो उन्हें ICS परीक्षा देने से मना कर दिया, उन्हें बैठने से मना कर दिया, उन्हें बैठने नहीं दिया। तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, लेखिका की मां परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में, यानी कि लेखिका की मां परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज कर दिया, यानी कहने का था परंपरा का निर्वाह कैसे नहीं किया, यानी कि जिस प्रकार से माँ एक अपने बेटे को, पुत्रियों को किस प्रकार से उन्हें शिक्षा देती, ससुराल में कैसे रहना है, या उन्हें किसी प्रकार लाड प्यार नहीं करती, ऐसा कोई भी वो कार्य नहीं करती थी, लेकिन फिर भी सभी के दिलों पर क्या करती थी, राज करती थी। उनमें एक सबसे अच्छा गुण था कि वो कभी झूठ नहीं बोलती, और जो सत्य के सहारे हमेशा चलता है बच्चों, तो उसका साथ सभी देते हैं, चाहे वो किसी से प्रेम करे या ना करे। तो उसके आलोक में हमें क्या समझाना है, लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की विशेषता बतानी है, साथ में ही लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित करना है। यानी कि क्या कहा गया है कि लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में आपको क्या क्या बताना है कि लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की विशेषता बतानी, साथ में ही लेखिका की दादी के घर के माहौल का भी शब्द चित्र अंकित करना है। सोचो एक बार कि लेखिका की माँ के व्यक्तित्व कौन कौन सी विशेषताएं थी, यानी कि एक माँ वाले गुण तो नहीं थे उनमें, बच्चों से प्रेम करना, बच्चों को समय पर खाना खिलाना, उनके लिए रोटी सेकना, ऐसा कोई गुण नहीं था। ना ही बच्चों को ऐसी शिक्षा दी थी कि लड़कियों को कि किस प्रकार तुम्हें ससुराल में जीवन यापन करना है, किस प्रकार से वहाँ रहना है, ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं दिया था। लेकिन एक सबसे बड़ा गुण क्या था, पहली बात तो वो गांधी जी के सिद्धांतों को मानने वाली औरत थी, और खादी की ही क्या पहनती थी, साड़ी पहनती थी। यदि दो ओकने के बाद तीसरी यदि कोई उसे दे देता तो वह उसे दान में कर देती। दूसरी सबसे अच्छी बात क्या थी कि वो कभी झूठ नहीं बोलती। सबसे अच्छी तो यही थी कि वो झूठ नहीं बोलती थी, हमें सत्य के सहारे वो चलती, चाहे कैसी भी कितनी बड़ी कठिनाई क्यों न हो। और फिर और एक हम और बात करें कि खादी की साड़ी तो पहनती थी, तो उनसे संभलती भी नहीं थी, यानी बांधा भी नहीं जाता, फिर वो पूरे रात भर जाग करके साड़ी बांधने का क्या करती थी, अभ्यास करती थी। तो कितनी अच्छी महिला थी। दादी के घर की बात करें तो एक धार्मिक परिवार था, और वो भी एक लीक से हटकर चलने वाली महिला थी। तो पहले देखिए, लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखनी है। कौन कौन सी विशेषताएं हैं? लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जैसे लेखिका की माँ गांधी जी के सिद्धांतों का पालन करने वाली एक सादा महिला थी, और सादा ही जीवन जी रही थी, खादी की साड़ी पहनती थी। कहने का तात्पर्य क्या है कि लेखिका की जो माँ है वो गांधी जी के सिद्धांतों का पालन करने वाली एक सादा महिला थी, और अपना सादा ही जीवन जीती थी, और हमेशा कैसी खादी की साड़ी पहनती थी। जब गांधी जी के सिद्धांत विचार जहाँ आ जाते हैं तो खादी तो वहाँ दौड़ेगा। वे एक ईमानदार महिला थी, वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, यह उनके चरित्र की बड़ी विशेषता थी। कहने का तात्पर्य क्या है, वो ईमानदार के साथ साथ में वो सत्यवादी एक महिला थी, यानी सत्य की स्वामिनी कह सकते हैं, या सत्य को हमेशा सर पर रखकर चलती थी, चाहे कैसा भी कठिनाई उनके सामने क्यों ना आए। वे कभी किसी की गोपनीय बात को कभी दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। कहने का तात्पर्य क्या है, यानी कोई रहस्य वाली बात है, यानी कि मेरी बात आपके साथ है, तो यानी कोई दो दोस्त है मान लो, तो ये नालायक दोस्त ऐसा है कि इसकी बात कोई भी उसे पता चली ये तीसरे को बता देता है। लेकिन ये महिला ऐसी नहीं थी कि दूसरे की बात जब पता चलती उसे तो उसे गोपनीय रखती थी, अपने तक ही सीमित रखती, दूसरे को उसे बिल्कुल भी नहीं बताती। तो ऐसी महिला से कौन प्रेम नहीं करेगा, कौन विश्वास नहीं करेगा, कौन मित्रता नहीं करेगा, जिसके कारण
परिवार के सभी सदस्य उनका कहना मानते थे और उनकी सलाह का भी सम्मान करते थे। यानी कि सत्यवादिता, ईमानदार, गोपनीय बातों को रखने वाली, तो ऐसे गुण हैं तो क्यों न सभी सदस्य उनका पालन करें, क्यों वो सभी के दिल पर राज क्यों नहीं करेगी भी? कोई कारण हो सकता है? एक भी कारण नहीं है ऐसा। तो इसलिए वो सब पर दिलों पर राज करती थी। उनके मन में आज़ादी का जुनून भरा था। यानी कि जिस प्रकार उनकी माँ, यानी कि लेखिका की नानी, यानी कि किसकी बात चल रही है? लेखिका की माँ की बात हो रही है, उनकी विशेषताएं बता रहे हैं। तो लेखिका की माँ की विशेषताएं बता रही है, तो उनकी माँ यानी कि लेखिका की माँ की माँ यानी लेखिका की नानी भी क्या थी? आज़ादी की जुनून भरी हुई थी। तो उनके मन में भी, यानी कि लेखिका की माँ के मन में भी क्या था? आज़ादी का जुनून भरा था, जिसे वे यथाशक्ति निभाती थी। यानी कि जब तक उनके ताकत, यानी जब तक वो किसी कार्य को, जब कहते हैं ना कि जब किसी चीज़ को ठान लें कि यह कार्य मुझे करना है, तो चाहे कैसी भी समस्या क्यों ना आए, व्यक्ति हमेशा उस कार्य को करके ही रहता है। और ये तो थी किसकी बात है? लेखिका की माँ की विशेषताएं थी बच्चों। नेक्स्ट है, लेखिका की माँ की परंपरा का निर्वाह करते हुए सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में आपने लेखिका के दादी के घर के माहौल का सब चित्र अंकित करना है। पहले तो माँ की विशेषताएं बताई हम लोगों ने, क्या क्या थी विशेषताएं? सत्यवादिता थी, ईमानदार थी, और साथ में ही कर्मशील तो थी। और दूसरी सबसे बड़ी बात करें कि वह किसी की बात को भी, किसी गोपनीय बात को किसी दूसरे पर जाहिर नहीं करती है, दूसरों को नहीं बताया करती थी। और गांधी जी के सिद्धांतों का पालन करने वाली एक सादा महिला, सरल जीवन जीने वाली महिला मानी जाती थी, इसलिए सभी के दिलों पर राज करती थी। अब बताना है दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित करना है। तो दादी जी, लेखिका की दादी के घर का माहौल अन्य परिवारों से भिन्न था क्योंकि स्वतंत्रता से परिपूर्ण था। अन्य परिवारों से अलग क्यों था भी? क्योंकि सभी को अपनी अपनी स्वतंत्रता जीने का क्या था? हक था। सभी अपनी अपनी स्वतंत्रता से जिया करते थे, अर्थात सभी सदस्यों को लीग से हटकर चलने की छूट थी। यानी कि सभी सदस्यों को क्या था कि लीग से हटकर चलो, गलत तो करो मत, लेकिन लीग से हटकर चलो और फिर जियो आप लोग। उनके परिवार का माहौल कैसा था? धार्मिक था। कैसा था भी? धार्मिक। इसलिए तो वो अपनी पतोहू यानी बेटे की बहू की पहली संतान एक लड़की चाहती थी। क्यों? क्योंकि उसे उसका शादी करके एक धार्मिक पुण्य कमाना चाहती थी, और साथ में वो लड़के और लड़कियों में कोई अंतर भी नहीं मानती थी। वे अपनी बहुओं एवं बेटियों को समान रूप से प्रेम करती, अर्थात ताना व उलाहना नहीं मारती। कहने का था, देखो, यदि आपके घर में कोई बहू आ रही है, अपने बेटे की बहू आ रही है, मान लो आपके घर में कोई बहू, यदि उसको भी अपनी बेटी जैसा ही प्रेम करे, तो शायद मुझे नहीं लगता कि किसी घर में लड़ाई होगी। यदि बहू अपने सास को माँ के समान समझे और लड़का अपने सास को अपनी माँ जैसा समझे, उनके बारे में कभी बुरा नहीं सोचे, शायद मुझे नहीं लगता कोई माँ बाप भूखा रहेगा। तो ये तो सोचने की बात हो जाती है, लेकिन ऐसा मृदुला गर्ग जी ने जो अध्याय लिखा है, तो वो औरतों के केंद्र में रखकर ही ये पाठ लिखा है। उनके घर में सबको समान अधिकार प्राप्त था। प्रत्येक व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने की, यानी स्वयं के मान सम्मान बनाए रखने की पूरी छूट थी। कोई किसी के पत्तर के आने पर उससे उस विषय में कुछ नहीं पूछता, यानी किसी के बारे में, देखो, यानी कि उनके घर में किसी के का भी नाम का कोई पत्थर आता था तो वह कोई किसी से कुछ पूछता नहीं था, ये पत्थर किसका है, किसने दिया है, तुम्हें किस कारण से दिया है, कोई कुछ भी नहीं पूछता था। बस अपना निजत्व बनाए रखने की सभी को छूट थी। सभी को लीग से चलने की आदत भी थी, और ऐसा परिवार भी स्वतंत्रता से परिपूर्ण भी था, क्योंकि किसी में कोई बंधन नहीं था किसी के ऊपर। उस समय में उनके परदादी द्वारा लड़की मांगने से सभी हैरान थे, पर उनके दादी की यही इच्छा थी, फिर भी किसी ने उनको कुछ नहीं कहा, क्योंकि सभी एक दूसरे का सम्मान करते थे। तो इसलिए एक दूसरे का सम्मान करते, क्योंकि सभी अपने निजत्व से यानी कि प्रेम करते थे। और दूसरी सबसे बड़ी बात करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि जब सभी को छूट थी और सभी की गोपनीय बातें गोपनीय ही रहती थी, कोई एक दूसरे पर नहीं थोपता किसी प्रकार की बातें, कोई पत्थर भी आ गया तो किसी के बारे में नहीं पूछता था, सब अधिकतर महिलाएं थी। तो फिर भी दादी की ख्याल देखो कि अपनी पतोहू के, यानी कि अपने बेटे की बहू के पहली बार जो भी लड़का या लड़की होगा, तो उसमें पहले किसको चुनती है? वो लड़की को चुनती है। देखो, पहले ख्यालों की औरतें और आज के ख्यालों की औरतें, डिफरेंस आप लोग समझ सकते हैं अपने आप।
नेक्स्ट है नंबर 4, आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। यानी कि आप अपनी कल्पना के अनुसार, अपने विचारों के अनुसार बताना है कि दादी अर्थात परदादी ने अपने बच्चे के रूप में, यानी कि पतोहू के पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। सोचो एक बार कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, ऐसा मन्नत क्यों मांगी भगवान से कि मेरे पतो कि पहला जो बच्चा होगा वो एक लड़की होगी, ऐसा क्यों मांगा। आप अपनी कल्पना के अनुसार बताना है। परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत इसलिए मांगी क्योंकि वे परंपरा से अलग चलने की बात किया करती थी। यानी कि वो बंदी बंदाई लीग में तो चलते ही नहीं थे, क्योंकि पूरा परिवार ही ऐसा था उनका। जब उनके बेटे की बहू जहाँ होती है वो भी आज़ादी ख्याल के लीग सेट कर चलने वाली महिला थी, ऐसे दादी हो गई, ऐसे ही अब उनके बेटे की बहू की जितनी लड़कियाँ होती हैं 5, उनके भी ऐसे ही, तो अलग परंपरा से अलग चलने वाली बात किया करती थी। और वे पुत्र और पुत्री में कोई अंतर नहीं मानते। और ये देखो सबसे बड़ी बात, पुत्र पुत्री में भी कोई, लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं मानते, लड़का हो लड़की हो, लेकिन फिर भी वो लड़की को ज़्यादा मान्यता देती थी, इसलिए तो मन्नत मांगी। इसके अलावा वे धार्मिक विचारों की थी, और इसके अलावा वो धार्मिक विचारों की भी थी, जिसके कारण वे नातिन के बड़ी होने पर उसका विवाह करके वे एक धार्मिक कर्तव्य का पालन करना चाहती थी। यानी कि इसलिए वो मांगती थी कि हम कह सकते हैं कि वो एक बड़ा धार्मिक महिला तो थी, और हम ये भी कह सकते हैं कि जब उनको बड़ा करके अपने नातिन को, तो उसका एक विवाह करके एक धार्मिक पुण्य भी वो कमाना चाहती थी। यानी कि आज भी ऐसा नहीं होता संसार में, सभी क्या चाहते हैं, पुत्र चाहते हैं, पुत्री को बहुत कम लोग चाहते हैं। तो देखो उन्होंने कितना बड़ा, मतलब उस समय की एक आज़ाद ख्याल की महिला या स्त्री हम कह सकते हैं कि जो पुत्र को न मांग करके पहले बच्चे के रूप में किसको मांगती है, पुत्री के रूप में। नेक्स्ट है, डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। ये पता है आप लोग क्यों कहा गया है? जब चोर महिला के यानी कि लेखिका के घर में घुसता है कि सब बारात चले जाते हैं, बीच में रात जगह जो करते हैं, तो रात जगह कर रही होती महिलाएं, ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं, यानी कि ढोलक यानी गीत बज रहे होते हैं, डांस हो रहा होता है। तो चोर ने सोचा क्यों नहीं आज तो चोरी कर ली जाए। अब गलती से दादी क्या करती है कि जब वो शोर शराबे से बच करके अपने कमरे से उठ करके दूसरे कमरे में सो जाती है, तो उसी कमरे में चोर दबे बाँव जैसे ही कूदता है तो नानी को पता चल जाता है, क्योंकि कमर में तो क्या थी, भांग बंधी हुई थी और मुँह पे क्या था, कपड़ा बंधा हुआ था। दादी को पता चल जाता है और दादी कहती है कि ठीक है आगे चलो, ठीक है मुझे पानी पिला दो। अब दादी को भी पता, उसको चोर को पता था कि दादी का और परमात्मा का कुछ कनेक्शन है, कोई धागा बंधा हुआ है, शायद ऐसा लगता है कि उसके पास परमात्मा खड़ा हुआ हो। जब चोर से दादी कहती है कि ठीक है तुम आए गए हो तो मुझे लोटे से पानी पिला दो, तो वो कहते हैं कि वो डर के मारे वो एक बार कह भी देता है कि तुम चोर का हाथ का पानी पियोगी, मैं चोर हूँ। तो वो कहती कोई बात नहीं, तो उठा लोटा और पानी ले आ। जब वो पानी लेकर आता है पहरेदार ने उसे पकड़ लेता है, जैसे वो दादी को पानी पकड़ा तभी पकड़ लेता है, लेकिन फिर दादी उसी लोटे से खुद पानी पीकर फिर चोर को पानी पिलाती है, कहती है कि ले तू भी अब पी ले। तो पी लेता है। तो उसके बाद दादी कहती है कि ठीक अब तू मेरा बेटा हो गया है, एक लोटे जिसमें मैंने पानी पिया उसी में तूने पानी पी लिया, तो मेरा बेटा हो गया। अब तू चाहे तो अपने माँ के घर में चोरी भी कर सकता है और चाहे तो एक सादा इंसान की तरह जीवन भी जी सकता है। तो उस दिन से लेकर के चोर ने चोरी का कार्य छोड़ करके और एक गरीब किसान की तरह किसान की तरह जीवन यापन करने लगता है, जिसे लेखिका बाद में मिलती भी है। एक बहुत ही भोला इंसान दिखाया गया है, बताया भी है। देश के प्रत्येक क्षेत्र में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो गलत राह पर चल पड़ते हैं, गलत रास्ते चल पड़ते हैं। उन्हें दो तरीकों से समझाया जा सकता है, एक तो डांट करके और एक निर्देश या उपदेश दे करके, जिनमें सबसे उचित तरीका क्या है, उपदेश या निर्देश दे करके। दूसरा क्या है, दंड देकर। अब दंड से तो मुझे नहीं लगता कि अब आप यदि किसी कक्षा में पढ़ा रहे होते, कोई बच्चा यदि अच्छा आंसर दे देता है, आप उसे शाबाश के रूप में उसे कुछ प्रतिपुष्टि दे देते हैं, यानी उनको कुछ लाभ मिल जाता है, तो बच्चा कहता है आज मुझे मास्टर ने बहुत अच्छा शब्द बोला, शाबाश बेटा, इस प्रकार पढ़ा कर, तो वो कल भी पढ़ के आएगा। और आप उसे 2 डंडे मार कर कह देगा नालायक तो ऐसे ही है, गधा है तू, इस प्रकार 2-4 बोल दो, तो लड़का सोचेगा कि नालायक मुझे मास्टर है ना रोजाना पीटता है, रोजाना कहता है, चलो ठीक है कल भी कह लेगा, 2 मार लेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दंड देकर नहीं सुधर सकते बच्चे, उपदेश देकर समझ सकते हैं।
इस पाठ के आधार पर लेखिका ने बताया कि एक बार उनके घर में एक चोर घुस आया था। उस पर चोर की ही बदकिस्मती थी कि वह लेखिका की दादी माँ के कमरे में घुस गया। कहने का तात्पर्य जहाँ दादी सो रही थी तो उसी कमरे में घुस गया, यानी कि वह उसकी बुरी किस्मत थी। बद यानी बुरी, यानी किस्मत अच्छी उसकी नहीं थी, किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया था। साथ देता तो दादी जहाँ सो रही थी उस कमरे में वो कभी नहीं जाता। उनकी दादी माँ ने यह जानते हुए भी कि वह चोर है उसको न डराया न धमकाया, बल्कि सरलतापूर्वक उसे सुधार दिया। सरलता, बिल्कुल सहजता से उसे सुधार देती है। ठीक है, आगे देखिए। उन्होंने न सिर्फ उसके हाथ का पानी पिया, अपितु उसी लोटे से पानी पिलाकर उसे अपना बेटा बना लिया। फिर कहा, बेटा अब तू चोरी कर, अपनी माँ के घर में, या एक सही व्यक्ति की तरह जीवन यापन कर, तुम्हारी मर्जी है। यानी कि उन्हें समझा दिया, कह दिया कि चाहे तो तू एक सही व्यक्ति की तरह जीवन यापन कर सकता है या तू इस घर में अपनी माँ के घर में चोरी भी कर सकता है। जिसके परिणाम स्वरूप उस चोर ने चोरी करना छोड़कर अपना पूरा जीवन खेती करके जीवन यापन किया। यानी कि देखो, यानी कि छोटे से उस कितना समय था, वो कितना समय हो सकता है, आधा घंटा, 30 मिनट, 35, 40, 50, 60, 1 घंटा मान लो आप ज़्यादा ही खींचो तो देखो उस समय जब सरलता से दादी माँ किसी को समझा सकती है, चोर का कार्य छुटवा करके उसे सहज जीवन पर जीने के लिए शिक्षा दे सकती है, तो बच्चों को हमेशा प्रेम से समझाना चाहिए। उसे बिल्कुल इस प्रकार से जब बच्चा आंसर दे देता है उसको कहो, हाँ बेटा ठीक है, आज तूने अच्छा किया, कल और अच्छा करना, शाबाश, ऐसे पढ़ाई करना है। थोड़ा क्लिपिंग भी करवा दो बच्चों से भी, उसका मान सम्मान। तो मुझे नहीं लगता कोई बच्चा यदि नहीं पढ़े तो मैं गारंटी दे सकता हूँ सभी बच्चे ना बहुत अच्छे नंबर लाएंगे। और बेटा मेरा काम तो यही है, मैं तो ऐसा ही कार्य करता हूँ, शायद आप भी ऐसा ही करना, यदि टीचर बनो, किसी का ना तो किसी अपने बच्चों की तो टीचर बनना ही है, तो बच्चों को प्रेम से एक दोस्त की तरह रखा करो हमेशा, अपने को भी और दूसरे बच्चों को भी। नेक्स्ट है 6%। शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इसलिए तो लेखिका ने प्राइमरी शिक्षा एक विद्यालय खोला था, नहीं खोला था। फिर कर्नाटक राज्य से उसे मान्यता दिलाई थी, फिर उन्होंने वही बच्चे बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े स्कूलों में दाखिला लिया बाद में। तो जन्मसिद्ध अधिकार इसीलिए तो वह भी यानी कि हाथ जोड़ के कहती है कि यहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल खोलो, लेकिन बड़े बड़े जो साहब होते हैं उन्होंने उनका साथ नहीं दिया। फिर वो खुद ही मेहनत करके अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ की अध्यापिका बनती है, स्कूल खोलती है, उसमें खुद के बच्चे भी और अफसरों के बच्चे भी पढ़ने आते हैं। शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका ने यथाशक्ति प्रयास किए। वे कर्नाटक के छोटे से कस्बे बागलकोट में रहती थी। कहाँ? बागलकोट में रहती थी, कहाँ के? कर्नाटक के। उसने कैथोलिक बिशप से प्रार्थना की कि सीमेंट कारखाने से मदद लेकर वहाँ एक प्राइमरी स्कूल खोल दें, पर वे इसके लिए तैयार न हुए क्योंकि वो उनके धर्म के वहाँ बच्चे बहुत कम थे। तब लेखिका ने अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ 3 भाषाएं सिखाने वाला स्कूल खोलेगी। और तब लेखिका ने अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ 3 भाषाएं सिखाने वाला स्कूल खोलेगी और उसे कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलवाएगी। यानी जब उन्होंने मना कर दिया तो उन्होंने सोचा लेखिका ने कि तब लेखिका ने सोचा कि वह, लेखिका ने जोड़ दो इसमें कुछ अच्छा शब्द, सोचा कि वह अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ 3 भाषाएं सिखाने वाला स्कूल खोलेगी और उसे कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलवाएगी। फिर ऐसा ही हुआ, उस स्कूल में स्वयं के और बहुत से अफसरों के बच्चे भी पढ़े और बाद में वो सभी बच्चे शहर के बड़े बड़े स्कूल में प्रवेश भी लिया। इससे यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी व्यक्ति काम करने की ठान ले तो उसे पूरा किया जा सकता है। यानी देखो, बिशप ने मना करने के बावजूद, कैथोलिक बिशप ने मना करने के बावजूद भी वह सोचती है कि मुझे बच्चों का एक शिक्षा का अधिकार, जन्मसिद्ध अधिकार होता है, मुझे उसे दिलवाना है। तो उन्होंने खुद के बल पर, खुद के बलबूते पर वो एक प्राइमरी स्कूल खोलती हैं और 3 विषय तो स्वयं पढ़ाती हैं, ठीक है। और उसके बाद वो बच्चे बड़ी बड़ी शहरों के स्कूलों में जाकर भी दाखिला भी प्राप्त करते हैं। सच, अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए।
यानी कि सच अकेलेपन का मजा ही कुछ हो रहा है। यानी लेखिका, एक तो लेखिका और एक उसकी बहन थी ना रेणु, याद है, जो स्कूल बस में नहीं जाया करती, वो सोचती थी कि यह तो बड़े लोगों का एक चोचलापन है, 2.5 मील है जो स्कूल मात्र 2.5 मील है, क्यों न पैदल जाया करे। अचला के साथ वो नहीं जाया करती थी, गर्मी के भीषण दिनों में जाती थी, बरसात भी हो गई, फिर भी बरसात के दिनों में वो गई। तो दोनों ने अपनी जिद्दी के अनुसार, इन्होंने दोनों ने ऐसा नहीं कि अपनी जिद्दी के अनुसार उसको परिपूर्ण किया, कम से कम निभाया भी है। सच अकेलेपन का मजा ही कुछ हो रहा है। इस कथन के आधार पर हम कह सकते हैं कि लेखिका और उसकी बहन दोनों ही लीक से हटकर चलने की परंपरा को निभाया ही नहीं, बल्कि अपने जिद्दीपन के कारण उपयुक्त कथन को चरितार्थ भी करती है। कहने का तात्पर्य क्या है, ऐसा नहीं है कि उसको निभाइए, चरितार्थ भी करती है हमारे सामने। लेखिका ने तो अपने बल पर ही रूढ़िवादी लोगों के मध्य रहकर नारी जागरण का काम किया और साथ ही बिहार के डालमिया नगर में रूढ़िवादी स्त्री पुरुषों के बीच जागृति पैदा की, अर्थात पुरुषों के साथ अभिनय करने के लिए प्रेरित किया। वहीं दूसरी ओर कर्नाटक के छोटे से कस्बे बागलकोट में बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूल खोला और मान्यता भी दिलवाई। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि हम बात कर लें वैसे भी तो वास्तव में सच तो बात है, अकेलापन का जीना ही कुछ अलग होता है। अब इंसान कोई भी हो, यानी कि जब इंसान अकेला रहता है ना तो उसका मजा कुछ और होता है। कारण क्या है कि वो किसी प्रकार के बंधनों में नहीं रहता है और वह जैसा सोचता है वैसा भी कर सकता है। लेकिन करो बच्चों अच्छा, ऐसा नहीं कि आप अकेले रह रहे हो तो फिर मजा ले रहे हो, बस पढ़ाई नहीं कर रहे हो, किसी को चोट पहुंचा रहे हो, किसी को धोखा दे रहे हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए इंसान को, मैं तो ये मानता हूँ। वैसे मजा कुछ और, आप भी जानते हैं इस बात को। तो ये थे बच्चे क्या मेरे संघ की औरतें संबंधित जो अभ्यास प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इस सेशन में जुड़ने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।